अच्छा, तो किस तरह हमने कल पढ़ा था कि जो हमारे पास दो गवर्नमेंट्स हैं अमेरिका में। एक आपकी फेडरल गवर्नमेंट है या नेशनल गवर्नमेंट है, और एक आपकी स्टेट गवर्नमेंट है। और इनके आपस में जो वो पावर्स जो हैं उनकी जो सेपरेट, मतलब इनकी सेपरेट पावर्स हैं, और जो पावर्स वो शेयर करते हैं। तो हम इसको मज़ीद जो है ना समराइज ये कर सकते हैं कि हमारे पास जो फेडरल सिस्टम है, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं, ठीक है। और जो स्टेट हैं उनके यहाँ एक शेयर्ड पॉलिटिकल पावर है। पॉलिटिकल पावर से मानी यही होता है ना कि कोई भी ऐसी ताकत जिसका लोगों के ऊपर कंट्रोल हो पॉलिटिकली, मतलब जिसमें आपकी ये जो वोटिंग सिस्टम और ये सारा कुछ आ जाता है। तो जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके पास क्या है, अख्तियार है, वो टैक्स कर सकती है, वो जंगें कर सकती है, ठीक है, मतलब पूरे सिस्टम को टैक्स कर सकती है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स जैसा हमने एक्सप्लेन किया था। और जो जो स्टेट्स के दरमियान जो टैक्स है वो कर सकती है, ठीक है। बस जो जो अंदर वाले जो स्टेट के जो अंदर वाले जो मतलब जो है ना, आपके जितने भी कॉमर्स है वो जो है वो स्टेट रेगुलेट करती है। मतलब उसके कहने का मकसद है कि एक मुल्क के पास जो है वो पूरा इख्तियार है पूरे मुल्क के ऊपर। ठीक हो गया। और एक स्टेट का जो इख्तियार है वो इस विद इन एक स्टेट के ऊपर है। मतलब कहने का मकसद ये है, अमेरिका के पास जो अमेरिकन गवर्नमेंट है, जो फेडरल गवर्नमेंट है, ठीक है, जो नेशनल गवर्नमेंट है, उनके पास जाहिर बात है रिलेटिवली तो ज़्यादा पावर होगी, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट से। मतलब बड़ी चीज़ों पे फोकस कर रहे होंगे, ठीक है। मगर जाहिर बात है, अमेरिका इतना बड़ा मुल्क है तो वो हर जगह तो नहीं पहुंच सकते, ठीक है। तो इसी वजह से स्टेट गवर्नमेंट्स एग्जिस्ट करती हैं कि उनको थोड़ी आज़ादी भी दी गई है, मगर उन पे जो है ना उनसे कोई चीज़ शेयर भी की गई है, मगर उनको कोई चीज़ें नहीं भी दी गई हैं। उसकी वजह यही है कि एक्चुअल पावर तो फेडरल गवर्नमेंट की है, जो अमेरिका की गवर्नमेंट है, मतलब जो नेशनल गवर्नमेंट है जिसका पूरे मुल्क पे कंट्रोल है। तो ज़ाहिर बात है, जिसमें आपकी आर्मी भी उनके पास है, उनके पास मनी भी, उनके पास पैसा छापती है वगैरह। और जो बैरूनी मुल्क जितने भी आपके जो ताल्लुकात हैं वो मैनेज करती है, ठीक है। ये आपकी बड़ी गवर्नमेंट करती है। नेशनल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट तो वो करती है जो विद इन स्टेट के अंदर होता है, ठीक है, उसका और कुछ नहीं है उसके अलावा। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली है, कहने का मकसद ये है। और अमेरिका बाय डिज़ाइन नेशनल गवर्नमेंट कुछ करती है वो स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है, जैसे हमने टैक्स की बात की थी। मगर जो टैक्स जिधर हो रहे हैं उसका फ़र्क है, ठीक है। मतलब जैसा मैंने बात की, नेशनल गवर्नमेंट के साथ टैक्स करती है स्टेट टू स्टेट और बैरून मुल्क, ठीक है। और जो स्टेट है वो विद इन स्टेट के अंदर, उनके अंदर जो शहर हैं, उनके अंदर जो काउंटीज हैं, उनको मैनेज करती है। ठीक हो गया। मतलब ये कहने का मकसद ये हमने समराइज किया कल। तो इससे ही हमारे पास जो लोकल गवर्नमेंट्स थी, इसको मैं थोड़ा और आपको मजीद बता देता हूँ। ये तो मैंने आपको बताया था कि इसमें काउंटीज हैं, इसमें आपके म्यूनिसिपैलिटीज हैं, इसके बाद आपके पास स्पेशल डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं। स्पेशल डिस्ट्रिक्ट्स ये वो वाले डिस्ट्रिक्ट तो नहीं है जो हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं। ठीक हो गया। मसलन हमारे यहाँ बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है। हमारे पास पेशावर डिस्ट्रिक्ट है, हमारे पास लाहौर डिस्ट्रिक्ट है, आई बिलीव। इस तरह करके ना, मतलब वहाँ तो एक एरिया जिसके अंदर एक बड़ा शहर होता है उसको डिस्ट्रिक्ट के नाम से हम पाकिस्तान में कहते हैं। अमेरिका में ऑन दी अदर हैंड स्पेशल डिस्ट्रिक्ट वो होता है कि वो एक एरिया है, उसमें शहर नहीं है, उसमें स्कूल है, उसमें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, उसमें हाउसिंग्स हैं। तो दूसरा उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया हुआ है, ठीक है। और आप मजीद इसको पॉज करके इसको डिटेल में इसके बारे में पढ़ सकते हैं। मगर फिर भी हमारे पास काउंटीज़ हैं। काउंटीज़ जैसा मैंने आपको बताया, जैसा अभी मैंने डिस्ट्रिक्ट की बात की थी पाकिस्तान में, अमेरिका में उसकी निस्बत काउंटीज़ है। फिर म्यूनिसिपैलिटीज़ वो हैं जिधर आपके शहर जो है उसके जोन्स हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं। तो कहने का मकसद ये, जो काउंटी की जो गवर्नमेंट है, अभी हम बहुत ही छोटे लेवल में आ गए, हम स्टेट की नहीं बात करें, हम नेशनल गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। जो काउंटी की गवर्नमेंट है उनका ये काम होता है, अगेन उनका फोकस स्टेट से भी मजीद छोटा हो जाता है, वो शहर पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। सॉरी, काउंटी में ज़्यादा फोकस करते हैं। काउंटी मतलब एक छोटा सा एरिया होता है जिसमें आई आई बिलीव तकरीबन एक या दो शहर होंगे ज़्यादातर। तो उधर जो है वो पुलिस प्रोटेक्शन, ये फायर प्रोटेक्शन, आपके जो फायर स्टेशन वाले हैं, फायर ब्रिगेड हो गया, स्कूल, पब्लिक स्कूल, लाइब्रेरीज, स्ट्रीट और साइड वॉक्स, और ये रिपेयर्स और ये गार्बेज कलेक्शन, ये सारा इनके
मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाता है। देखा जाए ये स्टेट के साथ ही मिला हुआ है, क्योंकि काउंटी स्टेट कैसे होती है ना। तो जैसे हमने पढ़ा था शेयर्ड पावर में कि इनके पास एस्टेब्लिश एंड मेंटेन स्कूल्स, ठीक है। अब अगेन स्टेट भी बहुत बड़ा एरिया है, अब स्टेट हर जगह, गवर्नमेंट हर जगह नहीं पहुंच सकती, तो उनको रिपोर्ट करने वाले जो है ना वो आपके ये हैं, लोकल गवर्नमेंट। मतलब इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं, जो लोकल गवर्नमेंट है, ठीक है, सॉरी, लोकल गवर्नमेंट है जिसमें आपके पास काउंटीज, म्यूनिसिपैलिटीज और स्पेशल डिस्ट्रिक्ट्स है, ठीक है, ये क्या किसको रिपोर्ट करते हैं? स्टेट को, ठीक है, स्टेट को रिपोर्ट करते हैं। ये किसको रिपोर्ट करते हैं? ये जाके आपकी नेशनल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते हैं। ये जो हम लेयर्स पढ़ रहे थे पहले, वो बेसिकली यही चीज़ है, ठीक है। आप नीचे से ऊपर जाते हैं, ठीक है, उस तरह आप रिपोर्ट करते हैं, और हुक्म जो है वो ऊपर से नीचे आता है, ठीक है। मतलब इसको भाई, वैसे तो अमेरिका की कोशिश ये होती है कि जो फेडरल और स्टेट गवर्नमेंट है वो बराबर हो, इस वजह से हमारे पास ये स्टेट गवर्नमेंट की हमने बात की थी। मगर फिर भी जो रिपोर्ट का जो सीक्वेंस है वो इस तरह है, ठीक है। तो इस पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल ये आपकी शेयर्ड पावर्स होगी, और लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट होगी, ठीक है, ब्रांचेस और लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट होगी। अब हम सिर्फ फोकस करते हैं नेशनल गवर्नमेंट, ठीक है, नेशनल गवर्नमेंट पे हम फोकस करते हैं। अब नेशनल गवर्नमेंट में 3 ब्रांचेस है, ठीक है। अच्छा, अगेन मैं इसको आपको जो जीडी में जो मेरा जहाँ तक ख्याल है वो सिर्फ आपको नेशनल लेवल तक ही पूछते हैं। वैसे तो ये 3 ब्रांचेस स्टेट गवर्नमेंट में भी एग्जिस्ट करती है, मगर हम उसकी बात नहीं करते क्योंकि चीज़ें फिर मजीद कंफ्यूजिंग हो जाती हैं। तो नेशनल गवर्नमेंट जो हमारे पास जो 3 ब्रांचेस हैं, इन ब्रांचेस का मेन मकसद ये है कि ये चेक एंड बैलेंस रखती है। जैसे हमने बताया ना कि डेमोक्रेसी लोगों की गवर्नमेंट है, मतलब इट्स पीपल्स, मतलब सिस्टम ना। तो पहले तो आपका, जिस तरह हमने बात की थी मोनार्की की, हमने बात की थी जिसमें आपके पास बादशाह था ऊपर, जो एक बंदा है जिसका पूरा कंट्रोल है, उस पर कोई नजर रखने वाला नहीं है। मतलब बादशाह का तो, बादशाह की नजर तो है लोगों पे, ठीक है, मगर बादशाह के ऊपर, मतलब ऊपर किसकी नजर है, ठीक है। तो इस वजह से ये सिस्टम एग्जिस्ट करता है कि अगर कोई भी बंदा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना पूरी कर पाए तो दूसरा जो बंदा है जिसके पास थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कर लेता है, ठीक है। अच्छा, तो 3 ब्रांचेस को हम पहले डिस्टिंग करेंगे और फिर हम डिस्टिंग्विश करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि ये किस तरह आपस में रिलेटेड है, ठीक है। पहली आपकी आ जाती है एग्जीक्यूटिव ब्रांच। इसमें आपका सदर बैठता है, प्रेसिडेंट बैठता है, ठीक है, और उसके एडवाइजर्स, ठीक है, वजीर कह दें आप, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से होते हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का मतलब ये हुआ आपका हेल्थ मिनिस्टर, ट्रांसपोर्टेशन वाला मिनिस्टर, एनर्जी का मिनिस्टर, एजुकेशन का मिनिस्टर। मतलब जितने भी जो इम्पोर्टेंट इदारे हैं, या आप कह दें जो टाइप्स ऑफ जो है ना फैसिलिटीज़ वगैरह हैं, उनके मिनिस्टर्स इधर बैठे होते हैं, और ये सदर को राय देते हैं, मगर अल्टीमेट डिसीजन कौन लेता है? सदर लेता है। ठीक हो गया। और ऑल्सो सदर के अंडर आर्मी भी है, जिस हमने बात की थी, और उसके अंडर पुलिस भी है, बाय द वे, है ना, कि इन्फोर्सेस नेशंस लॉ, प्रोवाइड नेशनल लीडरशिप गोल्स एंड पॉलिसीज, ठीक है। मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ें वगैरह साइन वगैरह करना, ठीक है, सख्ती वगैरह करना जहाँ ज़रूरत है, तो ये आपका एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, जिधर आपका सदर। अब जो लेजिस्लेटिव ब्रांच है, जिसको हम पाकिस्तान में पार्लियामेंट भी कहते हैं, लेजिस्लेटिव ब्रांच अमेरिका में हाउस ऑफ कांग्रेस में है। बेसिकली उसको, वो जो उस बिल्डिंग को हम कहते हैं हाउस ऑफ कांग्रेस, उधर आपकी लेजिस्लेटिव ब्रांच है। इधर आपके दो फिर हाउसेज हैं उसी कांग्रेस के, ठीक है। इसमें आपकी एक सेनेट है, ठीक है, ये ज़रा इंपॉर्टेंट लोग हैं, ऊपर वाले लोग हैं अपर हाउस में। लोअर हाउस में आपके पास हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, सॉरी, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ठीक है। तो ये आपके दो, मतलब इस एक ही घर में दो जो है ना आपकी वो हैं, स्टोरीज हैं आप कहते हैं, ठीक है, एक सेनेटर्स की है और एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की है। इन लोगों का काम क्या है? ये आपका कानून बनाते हैं। इधर आपको जैसा मैंने एग्जीक्यूटिव ब्रांच की बात की कि इन्फोर्स द नेशंस लॉ, मतलब ये लोग वो हैं कि ये मेक श्योर करते हैं कि कानून फॉलो हो रहे हैं, मतलब एग्जीक्यूटिव ब्रांच, मतलब वो एग्जीक्यूट करते हैं कानून को, आप कहते हैं।
मतलब वो कानून को एक लिहाज से मतलब वो करते हैं। और एक लोग हैं जो कानून बनाते हैं, वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। मतलब इनके आप पुलिस का इख्तियार है ही नहीं ना। मतलब ये सिस्टम इसलिए एग्जिस्ट करता है कि किसी एक के पास ज़्यादा पावर ना हो, तो वो जो है ना, क्योंकि डेमोक्रेसी का ये रूल है कि आप कहते हैं, आइडियोलॉजी है कि अगर एक बंदे के पास ज़्यादा पावर हो जाए तो वो टायरेंट हो जाता है। मतलब वो जो है ना अपनी मर्जी चलाने शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर कोई नज़र नहीं रखता, जिस तरह मैंने आपको पहले मिसाल दी थी। एनीवेज, तो ये लोग लॉज वगैरह बनाते हैं, ठीक है। जो सारे लोगों को फॉलो करना है, या ऑर्गेनाइजेशन ने फॉलो करना है, या बिजनेस ने फॉलो करना है, तो ये आपके कानून वगैरह बनाते हैं लेजिस्लेटिव ब्रांच। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं हमारे पास जुडिशल ब्रांच। जुडिशल ब्रांच बेसिकली वो है आपका सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, जहाँ आपके जजेस वगैरह बैठते हैं। इन लोगों का क्या काम है कि हालांकि ये लॉ तो बगा सॉरी लॉ तो बना रहे हैं लेजिस्लेटिव वाले, मगर उन लॉज पे भी नजर होनी चाहिए ना। उस पे एक एक होता है ना कि आपसे कोई रिक्वेस्ट करे कि भाई आप जो है ना कोई काम करें, ठीक है। आप तो आप पे एक बंदा नजर रखने वाला भी होगा ना। तो ये लोग बेसिकली जो कोर्ट वाले हैं, इनकी ये नजर होती है कि ये किस किस्म के लॉज बना रहे हैं, ठीक है। और जुडिशल ब्रांच का ये काम है कि अगर ये कोई भी ऐसा कानून बनाते हैं जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, ठीक है, ठीक है, वो पास ना हो। मतलब इनकी ये कोशिश होती है। हालांकि ये एक कानून बना के सीधा प्रेसिडेंट को पास करने को देते हैं, ठीक है, मगर जो जुडिशल ब्रांच है उसकी नज़र होती है उस कानून के ऊपर कि भाई ये भी कानून सही है भी या नहीं। ठीक हो गया। इसकी बड़ी अच्छी एक एग्जांपल ये है कि जब डोनाल्ड ट्रंप था पावर में, तो उसने मुस्लिम बैन इंट्रोड्यूस कराया था, ठीक है। मतलब जितने भी मुस्लिम ममालिक से लोग हैं, उनके ऊपर पाबंदी कर दी थी कि भाई वो अमेरिका ना आए, ठीक है। मतलब ये बना था लेजिस्लेटिव ब्रांच में, ये कानून बना था। मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने खुद नहीं बनाया, उन्होंने बना के दिया डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप ने साइन कर दिया, ठीक है, उस कानून को साइन कर दिया, ठीक है, वो इन इफेक्ट हो गया। मतलब कि अब मुस्लिम ममालिक ऐसे जो लोग हैं वो नहीं आ सकते। मगर जुडिशल ब्रांच ने उस कानून को ब्लॉक कर दिया। इन्होंने उस कानून को ब्लॉक कर दिया, क्योंकि अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हर आदमी आज़ाद है। जिस तरह हमने पढ़ा है ना, नेचुरल राइट्स किस तरह वो रिलेट करता है उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में। तो उनकी फर्स्ट अमेंडमेंट, सेकंड अमेंडमेंट्स के हिसाब से, जितनी भी उनकी अमेंडमेंट्स हैं उनके हिसाब से हर आदमी आज़ाद है, चाहे वो अफ्रीकन अमेरिकन हो। हमने इसकी हिस्ट्री का, इसका हमने कॉन्टेक्स्ट काफ़ी पढ़ लिया अभी, किस तरह वो गुलामियत ख़त्म हुई कॉलों पे, अफ्रीकन्स पे। तो वो बेसिकली जो उन्होंने उससे जो तारीख के साथ जो आगे चीज़ें होती रही, उसके हिसाब से उन्होंने एक पक्का कानून बना दिया था जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हर आदमी बराबर है। तो इस वजह से, क्योंकि इन्होंने ये आप कह सकते हैं एक किस्म के नफ्सियाती लोग आप कह दें, इन्होंने ऐसा कानून बना दिया कि मुसलमानों पे ऐसी पाबंदी डाल दी। तो इस वजह से जुडिशल ब्रांच जो है ना उन्होंने उस कानून को ब्लॉक कर दिया, और साइन, हालांकि वो साइन हो भी गया था। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी चीज़ अगर अमेरिका में कामयाब होनी है, उसने इन तीनों जो ब्रांचेस हैं ना, इसकी अप्रूवल चाहिए इन्हें, ठीक है। मतलब तीनों ब्रांचेस राजी हों उस चीज़ में, तभी वो हो सकती है। और अक्सर वो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में चली जाती है अमेंडमेंट के तौर पे, जैसे हम अमेंडमेंट्स कहते हैं ना, 14, 13, 10, पता नहीं अभी कितनी होगी हैं। तो इन तीनों की राय इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इनमें से एक भी डिसएग्रीमेंट पे आ जाए ना, आपका वो कामयाब हो ही नहीं सकता है। और ये सिस्टम बनाने का मकसद भी ये है कि किसी के साथ ज्यादती ना हुई, मतलब ना हो। तो इन दिस केस आप देख सकते हैं, मैंने आपको जो एग्जांपल दी है मुस्लिम बैन की, तो वो एक परफेक्ट एग्जांपल है इसकी। अच्छा, अब हम आते हैं कि इनकी जो मुख्तलिफ जो लोग हैं आपके इन तीन ब्रांचेस में, ठीक है। मैंने जैसा प्रेसिडेंट की बात की थी, ठीक है। जो एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अमेरिका में प्रेसिडेंट जब वो इलेक्ट करते हैं लोग, तो वो सिर्फ 2 टर्म्स कर सकते हैं, ठीक है। एक टर्म जो है वो 4 साल की होती है। जी
ठीक है। तो कहने का मकसद है, अगर वो एक टर्म जीत गया, ठीक है, उसके वो 4 साल पूरे करेगा, ठीक है, फिर दोबारा री इलेक्शन होंगे, ठीक है, तो उसको दूसरी टर्म भी दी गई है, ठीक है, तो कुल मिला के उसके 8 साल बन जाते हैं ना। मतलब अगर उसको 2 टर्म्स हो, कई ऐसे भी सदर थे जिनको एक ही टर्म मिली थी पूरी जिंदगी, सिर्फ 4 साल ही उन्होंने टोटल गुजारे थे। अभी हमारे पास अगेन डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी अच्छी मिसाल है, उसने एक टर्म तो अपनी पूरी कर ली, उसने 4 साल तो पूरे कर दिए हैं, मगर अब वो दूसरी टर्म के पीछे पड़ा हुआ है, तो कुल मिला के उसको 8 साल हो जाएंगे। ठीक हो गया। मगर उसकी लिमिट है, वो तीसरी टर्म पे नहीं जा सकता जिसपे आपके जो है ना मसलन 12 साल हो जाएंगे, ठीक है, वो इस तरह नहीं हो सकता। अमेरिका के सिस्टम के मुताबिक ना, आपको सिर्फ 2 टर्म ही मिली जाती हैं और 8 साल आपके मैक्सिमम है। तो ये आपका सदर हो गया। अच्छा, अब जो कांग्रेस की हमने बात की थी उसमें सेनेटर्स और रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव्स जरा एक लिहाज से इतने जैसा वो ना लोअर हाउस में होते हैं, तो वो उनकी इसी वजह से फिर टर्म्स भी इतनी ज़्यादा नहीं है, 2 साल होते हैं टोटल। और सेनेटर्स जो हैं वो ज़रा बड़े तबके, मतलब ज़्यादा रिस्पेक्टेड जो हैं लोग हैं, जो ज़्यादा सीनियर्स आप कह दें, उनकी 6 साल है। मगर इन दोनों लोगों के ऊपर जो है ना टर्म्स वगैरह नहीं है, जिस तरह हमारे पास प्रेसिडेंट के पास टर्म्स थी। इन ये हर वक्त री इलेक्ट हो सकते हैं, मतलब 2 साल के बाद दोबारा सेम बंदा आ सकता है, या सेनेटर्स 6 साल के बाद उनके इलेक्शन होते हैं तो वो दोबारा आ सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है। और जो मेंबर्स ऑफ कांग्रेस, मतलब उस कांग्रेस, मतलब बेसिकली इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग कर दिया उन्होंने, इन्हीं दोनों को एक्सप्लेन कर रहा है कि भाई वो काफ़ी काफ़ी साल सेम ही लोग रहते हैं। मतलब डिपेंड करता है कि अगर उन्हें कोई वोट मतलब करने वाला हो तो सही। अच्छा, इस तरह ही आपके जजेस हैं। जजेस जो हैं वो आपका सदर चुनता है, ठीक है। और वो मतलब अपॉइंटमेंट, वो कहता है ना कि भाई ये फलाना, लेट्स से एक बंदा है, फराज है, जज है, फराज फराज को सदर साहब जो है ना वो बना देते हैं जज। मगर सिर्फ प्रेसिडेंट की नहीं होती, क्या कहते हैं, मतलब एक तो उसकी होती है ना रिकमेंडेशन होती है कि भाई फराज अच्छा जज है, सेनेट ने भी उसको कंफर्म करना होता है। मतलब एक तो आपका सदर एक अकेला आदमी कह रहा है कि ये बंदा, ये फराज ठीक है, सेनेट में आपके बहुत सारे लोग होते हैं जो वो कहते हैं कि हाँ नहीं ठीक है, सदर साहब ने सही जो है ना फैसला चुना है। तो ये इस तरह मतलब जो है ना जजेस आपके चुनते हैं, हालांकि ये लोग तो इलेक्ट होते हैं। जैसे हमने वोटिंग में पढ़ा था ना कि अमेरिका में जो प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है, और जो दूसरा जो हमारा दूसरा सिस्टम है, इधर मैं अगर वापस जाऊं, कि प्रेसिडेंशियल जो है ना और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट्स में ये फ़र्क है ना कि हम तो सिर्फ एमएनए और एमपीए लिए और वो जाके जो है ना बाकी सारा कुछ हमारे लिए चुन लेते हैं। अमेरिका में वो 2 चीज़ें चुनते हैं, आपके लेजिस्लेटिव ब्रांच जो भी मैंने बात की, सेनेटर्स और ये रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव सॉरी, और एग्जीक्यूटिव ब्रांच में जिसमें आपका सदर होता है। ठीक है। ये उन मतलब इनके पास ज़्यादा, आप कहते हैं ना, ऑप्शंस हैं हमसे। तो कहने का मकसद ये कि जबकि हमारे पास प्रेसिडेंट और सेनेटर्स ये सारे जो हैं रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये तो इलेक्टेड हैं, जो जजेस हैं वो इलेक्टेड नहीं होते। वो हमेशा आपका सदर ही अपॉइंट करता है और सेनेट जो है ना संभालती है, मतलब जजेस को उन्होंने छोड़ दिया है। बाकी जो ये दो जो आपकी ब्रांचेस हैं, ये हमेशा इलेक्टेड होती हैं और ये इनकी टर्म्स हैं। अच्छा, अभी आपको अगेन थोड़ी डिटेल में मैं जल्दी फैक्ट्स बता देते हैं। जुडिशल फैक्ट्स मतलब जो जुडिशरी जो आपकी है, जो ब्रांच है, ठीक है, उसके जुडिशल ब्रांच है उसकी फैक्ट्स, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जैसा मैंने बात की थी कि वो सिर्फ सदर इलेक्ट करता है। अच्छा, ये लोग भी सेनेटर्स और जो है ना उनकी क्या नाम है, रिप्रेजेंटेटिव्स की तरह ये भी इनडेफिनेटली सर्व कर सकते हैं, इनके ऊपर भी कोई टर्म लिमिट नहीं है, मगर ये सिर्फ ये वायद लोग हैं जो वोटों से नहीं आते, सिर्फ कहने का मकसद ये है। मतलब वो जो फ्राज वाला जो जज है वो दोबारा आ सकता है, दोबारा आ सकता है, जब तक वो मरेगा नहीं तब तक वो आता ही रहेगा। कहने का मकसद है जब तक उसको कोई सदर अपॉइंट करने वाला ना हो और सेनेट में अप्रूव करने वाला कोई ना हो। ठीक है। हाँ सॉरी, देखें अभी एक चीज़ तो मुझसे एक छोटी सी चीज़ थी डिटेल।
अगर अगर प्रेसिडेंट, एक तो मैंने कहा ना जज की प्रेसिडेंट चुनता है तो कंफर्म बाय सेनेट, इसका मतलब है कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, सॉरी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इनकी कोई राय नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके पास हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स भी है ना, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का कोई काम नहीं। देखा, एक छोटी सी मैंने डिटेल निकाल दी। अगर आप गौर करें तो आपको काफ़ी चीज़ें खुद ही समझ आ जाती हैं। तो कहने का मकसद है कि हमें सेनेट का प्रूफ चाहिए, और एग्जीक्यूटिव ब्रांच का मतलब सॉरी जो प्रेसिडेंट है उसका अप्रूव चाहिए, ठीक है। मतलब प्रेसिडेंट का प्रूफ और सेनेट का प्रूफ, इन दोनों का प्रूफ फिर जाके हमारे इधर आते हैं जितने जो है ना जजेस वगैरह इधर जुडिशल ब्रांच में, ठीक है। ये एक छोटी सी जो है ना, मैंने कहा आपको सारा डिफरेंशिएट कर लेते हैं। है ये थोड़ी एक्स्ट्रा डिटेल है, मगर मुझे नहीं लगता वो आपसे इतनी एक्स्ट्रा डिटेल पूछेंगे, मगर फिर भी अगर पता हो तो इट्स अ गुड थिंग। बहरहाल, ये लोग, इनके ऊपर कोई टर्म लिमिट नहीं है, ये वोटों से नहीं आते, ये सिर्फ सेनेट और प्रेसिडेंट ही चुन सकते हैं। ठीक हो गया, ये मतलब क्लियर कर दिया हमने। अच्छा, हमारे पास टोटल 9 जस्टिसेस होते हैं, ठीक है। मतलब 9 आपके जज होते हैं, उसमें एक जो होता है वो आपका चीफ जस्टिस होता है, ठीक है। मतलब एक जो बड़ा जज होता है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लेजिस्लेटिव फैक्ट्स जो हैं। जिस तरह मैंने आपको लेजिस्लेटिव ब्रांच के बारे में, लेजिस्लेटिव ब्रांच जो है वो, अच्छा, लेजिस्लेटिव ब्रांच को हम बाई कैमरल भी कहते हैं। ये टर्म्स आपसे पूछ सकते हैं, व्हाट इज मेट बाई कैमरल, आपके एग्जाम में। तो इसका ये मतलब है कि जिसमें दो हाउसेज हों। बाई कैमरल का मतलब है कोई भी चीज़ दो हो। जिसमें हमने बात की है, सेनेटर्स सेनेट में बैठते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में बैठते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारा फ़र्क है। मैं सॉरी, फ़र्क कह रहा हूँ, ये हमारा बाइकैमरल का मतलब है लेजिस्लेटिव में। अच्छा, एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए कि हमारे यहाँ दो सेनेटर्स, मतलब अमेरिका में दो सेनेटर्स पर स्टेट होते हैं। तो अगर 50 स्टेट हैं तो आपके पास कितने हो जाएंगे? 100 सेनेटर्स। और जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आपकी पॉपुलेशन के हिसाब से। अभी कैलिफोर्निया इनकी सबसे ज़्यादा पॉपुलस स्टेट है, ठीक है। तो उनके पास ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स हैं देन अलास्का में, जहाँ आबादी बहुत कम है। तो इसका कोई फिक्स नंबर नहीं है रिप्रेजेंटेटिव्स का, मगर आबादी के हिसाब से। बहरहाल सेनेटर्स जो हैं वो उनका फिक्स नंबर है, वो आपको हमने बता दिया। और लेजिस्लेटिव जो है ना ब्रांच, उनके पास जिम्मेदारी है कि भाई किसी मुल्क में जंग करनी है या नहीं करनी। और अगेन, क्योंकि नेशनल गवर्नमेंट का हिस्सा है, जिस तरह हमने बात की थी, और इसको साइन करने वाला भी आपका सदर होता है डिक्लेयर वॉर का, ठीक है। अच्छा, और लास्टली हमारे पास एग्जीक्यूटिव ब्रांच है। अच्छा, एग्जीक्यूटिव ब्रांच ये वो लोग हैं, अगेन सदर है, उसका काम होता है वो साइन करता है बिल वगैरह, ठीक है। मतलब कोई भी लॉ वगैरह डिसीजन जो लेजिस्लेटिव ब्रांच है वो पास करती है, तो वो राय के तौर पे सदर को दे देते हैं। अच्छा, एक जो सदर के पास आप कहते हैं एक चीज़ है, वो है पार्डन। मतलब कि वो किसी को जो है ना माफ़ कर सकता है, किसी भी सिटीज़न को, ये मतलब किसी भी आदमी को, किसी भी शहरी को वो माफ़ कर सकता है। चाहे कितना ही बुरा काम उसने किया हो, उसको वो माफ़ कर सकता है। ये एक तौर पे जो है ना वो दिखाना चाहते हैं कि भाई सदर के पास एक रहम दिली है, या रहम आदमी है, या जो भी है, रहम दिली के तौर पे वो जो है ना उसके पास ये उन्होंने उसको दी हुई है। अच्छा, हमारे पास जैसा मैंने आपको बात की थी, प्रेसिडेंट, तो मैं प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट कहता रहा हूँ, मगर प्रेसिडेंट के साथ जो एक बंदा होता है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है। जिसमें आपके पास 15 कैबिनेट मेंबर्स होते हैं, जिसमें मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, डिफेंस, एग्रीकल्चर। तो ये आपके पास एक्स्ट्रा आ गया ना, मगर आपके पास हेल्थ भी था, आपके पास ट्रांसपोर्टेशन भी था, आपके पास एनर्जी भी था। मगर अगेन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक, मुझे नहीं लगता हर एक मिनिस्टर का कि वो किस चीज़ के लिए है। मगर 15 कैबिनेट मेंबर्स होना आपको पता हो, वो भी काफ़ी है। प्रेसिडेंट, ये मैंने आपको पिछली लेसन में ही बताया था कि वो कमांडर इन चीफ होता है। मतलब उसकी आर्मी जो है वो डायरेक्ट उसके पास आती है, आर्मी चीफ की जगह, और वो उसके अंडर उसके कमांड में होती है। ज़ाहिर बात है, जब आपकी जंग, मैंने बताया था ना कि लेजिस्लेटिव ब्रांच है वो तो जंग की राय दे सकती है, कि वो कह सकती है हाँ इस मुल्क के ऊपर हमने जंग करनी है, मगर जो साइन करने वाला आपका सदर ही होता है, क्योंकि आर्मी उसके पास है। और इसी वजह से
आप देख सकते हैं कि हर बंदे के पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन 3 ब्रांचेस में। और इसी वजह से जो हमारा जो है ना ये जो चेक एंड बैलेंस जो है ना वो इसी वजह से एग्जिस्ट करता है। उसका मकसद ही यही है इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज देने के लिए कि हमारा चेक एंड बैलेंस सिस्टम जो है ना वो सही बाकायदगी से काम करें। इसको हम बाद में इंशाल्लाह कल डिटेल में पढ़ेंगे क्लास में। ऐसे आज के लिए इतना काफ़ी है। तो कहने का मकसद यही है कि जो आपका जो 3 ब्रांचेस है बस आपने ये समझनी है कि वो क्यों डिस्टिंक्ट हैं एक दूसरे से, मतलब क्यों मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से, और उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और यही फिर चेक एंड बैलेंस भी उसी हिसाब से चलता है जैसा मैंने अभी आपको चंक की मिसाल दी।